सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत पतली होती है बाबा, और आज मैं उस लकीर को मिटाने जा रही हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल सुबह वहां क्या बचेगा, मुझे बस वो जमीन खाली चाहिए। डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा घर नहीं छीन सकता। शेर की मांद में मेमना बनकर घुसना आसान है, लेकिन बाहर तुम तभी आओगी जब शेर का शिकार पूरा हो चुका होगा। तुमने मेरी रूह को होके की जांची है, क्या कीमत मिली तुम्हें मेरे भरोसे का तमाशा बनाने की? कीमत मैंने नहीं सिद्धार्थ अपने वसूली। कभी कभी हीरे को परखने के लिए उसे आग के दरिया में फेंकना पड़ता है, चाहे वो खुद ही क्यों न जल जाए। खेल अब खत्म हुआ, अब इंसाफ होगा। शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच, जहां रात की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, राजीव सिंघानिया का नाम एक ऐसी सत्ता का प्रतीक था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। कंक्रीट के जंगलों को आलीशान महलों में तब्दील करना उनका पेशा था। लेकिन उसी साम्राज्य की वारिस मीरा सिंघानिया आज अपने कमरे की भव्य बालकनी में खड़ी होकर नीचे की सड़कों पर रेंगती गाड़ियों को नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे सवालों के बवंडर को देख रही थी। मीरा सिर्फ सुंदर और अमीर नहीं थी, वो बेहद विचारशील और पारखी नज़र रखने वाली लड़की थी। उसे विरासत में मिली अकूत दौलत से ज्यादा इंसान के असली चरित्र की कद्र थी। राजीव सिंघानिया ने अपनी इकलौती और लाडली बेटी के लिए शहर के सबसे होनहार और सफल युवा बिजनेसमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ चुना था। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व एक पहेली की तरह था, गंभीर, बेहद अनुशासित और बिजनेस की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा जिसने बहुत कम समय में अपना नाम बड़े बड़े दिग्गजों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। दुनिया की नज़रों में ये मैच ऑफ द ईयर था, लेकिन मीरा के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ था। वो जानती थी कि अक्सर महलों के सोने के पीछे ईंटों की कड़वाहट और रिश्तों का खोखलापन छिपा होता है। उसे डर था कि कहीं वो एक ऐसे इंसान से शादी न कर ले जो केवल रसूख और दौलत की भाषा समझता हो। मीरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या सोच रही हो? राजीव जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक पिता का गर्व और एक बिजनेसमैन की साफ झलक रही उत्सुकता थी। सिद्धार्थ का परिवार नीचे आ चुका है। आज का डिनर सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, ये हमारे दोनों परिवारों के भविष्य की नींव है। तुम जानती हो ना वो लड़का कितना काबिल है? पूरे शहर में उसकी ईमानदारी और काम करने के तरीके की मिसाल दी जाती है। मीरा ने धीरे से मुड़कर अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संशय था। पापा, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम जिस सिद्धार्थ को जानते हैं वो उसका असली चेहरा है या सिर्फ एक कॉर्पोरेट मुखौटा? लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा इंसान होना और एक सफल बिजनेसमैन होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। मुझे उसके बैंक बैलेंस से शादी नहीं करनी है पापा, मुझे उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। राजीव जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सफलता और अच्छाई साथ साथ चल सकती है। सिद्धार्थ ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उसकी आंखों में एक चमक है जो सिर्फ सच बोलने वालों और मेहनत करने वालों के पास होती है। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। मीरा के मन में कुछ और ही योजना पक रही थी। उसने एक बहुत ही साहसी, थोड़ा पागलपन भरा और बेहद कठिन फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सिद्धार्थ से मीरा सिंघानिया बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण और मजबूर इंसान बनकर मिलेगी। उसे परखने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। पापा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे ये देखना है कि हीरा असली है या सिर्फ चमकता हुआ कांच। और ये परख दूर से नहीं, बल्कि उनके करीब एक अदृश्य साया बनकर ही मुमकिन है। अगली सुबह का सूरज मीरा के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। उसने अपने रेशमी लिबास और ब्रांडेड कपड़े उतार दिए। उसने एक साधारण, थोड़ी पुरानी सी सूती साड़ी पहनी, अपने लाखों की घड़ियों और हीरों के गहनों को तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने घने बालों को एक साधारण चोटी में बांध लिया। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस एक सादगी थी जो उसकी आंखों की गहराई और उसके इरादों की मजबूती को और बढ़ा रही थी। उसने अपना नाम बदल कर रखा गौरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के आलीशान और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बंगले पर उन दिनों घरेलू स्टाफ की सख्त जरूरत थी। मीरा, या कहें कि अब गौरी, उस घर के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं उठाई थी, कभी किचन के धुएं और कालिख का सामना नहीं किया था, लेकिन आज वो एक मामूली नौकरानी के तौर पर काम मांगने आई थी। वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो बहुत बदनामी होगी, पर उसका मकसद बड़ा था। घर की मैनेजर निर्मला जी एक बेहद सख्त और ऊंचे मिजाज की महिला थी। उन्होंने गौरी को ऊपर से नीचे तक एक तिरस्कार भरी और संदेहपूर्ण नजर से देखा। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? पहले कभी ऐसे बड़े घर में काम करने का तजुर्बा है भी या बस शक्ल दिखाने चली आई हो? मीरा ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और देहाती लहजा अपनाते हुए कहा, जी मेम साहब, मेरा नाम गौरी है। गांव से काम की तलाश में आई हूँ। घर का सब काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बस रहने की एक छोटी सी जगह और थोड़ा काम दे दीजिए। मैं बहुत मेहनती हूँ। निर्मला जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, देख लड़की, ये सिद्धार्थ बाबू का घर है। यहाँ सफाई में एक तिनका भी दिखा या काम में जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। यहाँ काम की चोरी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, मालिक के सामने कभी मत आना, नहीं ज्यादा जुबान चलाना। चुपचाप अपना काम करना और बाहर रहना। जाओ, रसोई में बर्तनों का ढेर पड़ा है, उन्हें चमकाओ। मीरा रसोई के एक गर्म और उमस भरे कोने में बैठ गई। बर्तनों का इतना बड़ा अंबार था जिसे देखकर उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया। उसने जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डाला और उन जूठे बर्तनों को साबुन से रगड़ना शुरू किया, उसे अपनी कोमल हथेलियों पर तेज जलन महसूस हुई। उसके हाथ, जो हमेशा महंगे लोशन और मखमली दस्तानों के आदी थे, इस खुरदुरे काम से छिलने लगे थे। लेकिन हर बर्तन को साफ करते वक्त वो खुद को याद दिलाती कि वो यहाँ क्यों आई है। उसे उस इंसान की रूह तक पहुंचना था जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी की डोर बांधनी थी। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश पर था। सिद्धार्थ अपने दफ्तर से घर लौटा। मीरा रसोई के पर्दे की ओट से उसे देख रही थी। वो अपने नेवी ब्लू सूट में बेहद प्रभावशाली और संजीदा लग रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने मीरा का ध्यान पूरी तरह खींच लिया। घर का सबसे पुराना और वफादार नौकर रामू काका सिद्धार्थ के लिए कांच के गिलास में पानी ला रहा था। अचानक उम्र के तकाजे या कमजोरी की वजह से काका का पैर कालीन पर फिसल गया और उनके हाथ में मौजूद चांदी की ट्रेन नीचे गिर गई। ट्रे पर सिद्धार्थ की एक बहुत कीमती विदेशी घड़ी भी रखी थी, जो गिरते ही फर्श पर चकनाचूर हो गई। ये क्या कर दिया तुमने? निर्मला जी बिजली की गति से दौड़कर आईं और पागलों की तरह चीखने लगी। रामू काका, तुम्हारी अक्ल क्या पूरी तरह घास चरने गई है? 1 लाख की घड़ी थी ये। साहब के सबसे बड़े विदेशी क्लाइंट ने इसे खास तौर पर तोहफे में दी थी। तुम्हारी तो 7 पुश्ते भी मेहनत कर ले तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। अभी के अभी यहाँ से निकलो। बूढ़ा रामू काका कांपने लगा। उसका शरीर डर से थर थर कांप रहा था और आंखों में बेबसी के आंसू थे। माफ कर दीजिए मेम साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथ अचानक सुन्न हो गया था। मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाऊंगा? मीरा को लगा कि अब सिद्धार्थ का असली गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। वो अपनी जगह से थोड़ा और आगे बढ़ी ताकि सिद्धार्थ की आंखों के भाव और उसकी प्रतिक्रिया देख सके। सिद्धार्थ पास आया। उसने नीचे बिखरे हुए घड़ी के अनगिनत टुकड़ों को देखा और फिर रामू काका के चेहरे को, जो मौत के डर से सफेद पड़ गया था। शांत हो जाइए निर्मला जी, बहुत शोर हो गया। सिद्धार्थ की आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत सख्त थी। घड़ी टूटी है, कोई इंसान नहीं मरा। उसने झुककर रामू काका का हाथ पकड़ा, जो कांच के टुकड़ों की वजह से लहूलुहान हो गया था। नुकसान 1 लाख का नहीं हुआ है निर्मला जी, नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ है। आपको सिर्फ कांच के टुकड़े दिख रहे हैं, लेकिन मुझे काका के हाथ से बहता हुआ खून दिख रहा है। आप घड़ी की चिंता कर रही हैं? फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। सिद्धार्थ ने खुद काका को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और अपने रुमाल से उनके घाव को साफ किया। काका, आप आज के बाद 2 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। चुपचाप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। और इस घड़ी की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो वैसे भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी। मीरा ये सब देख रही थी और दंग थी। क्या वाकई कोई इतना अमीर और ताकतवर आदमी एक मामूली नौकर के प्रति इतना संवेदनशील और दयालु हो सकता है? उसके मन में सिद्धार्थ के लिए सम्मान की एक ऊंची लहर उठी। उसे लगा कि शायद उसने और दुनिया ने सिद्धार्थ को समझने में कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये प्रशंसा और सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। शाम के वक्त जब घर में सन्नाटा पसरने लगा था, मीरा सिद्धार्थ के स्टडी रूम की सफाई करने के बहाने वहां से गुजर रही थी। तभी उसने कमरे के भीतर से सिद्धार्थ की गरजती हुई और बेहद क्रूर आवाज सुनी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका लहजा सुबह वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था।
मुझे कोई लेकिन और पर नहीं सुनना है। अगर वो नीच बस्ती वाले अपनी जमीन खाली नहीं कर रहे तो उन पर साम दाम दंड भेद हर तरह का दबाव डालो। उनकी बिजली काट दो, पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दो और उनके झोपड़ों के चारों तरफ बैरिकेड लगा दो। मुझे वो जमीन आज शाम तक हर हाल में खाली चाहिए। मेरा करोड़ों का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट उस जमीन की वजह से अटका हुआ है और मैं कुछ 2% के गरीबों की वजह से अपना करोड़ों का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मीरा के हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे लगभग उसके हाथ से छूटने वाली थी। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। ये वही आदमी था जो सुबह एक नौकर के हाथ से बहते खून को देखकर पिघल रहा था और अब वो चंद रुपयों और एक बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों मासूम परिवारों को भरी बरसात में सड़क पर फेंकने की बात कर रहा था। उन्हें सड़क पर ही क्यों न सोना पड़े या वो भूख से मर जाएं, मुझे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, मुझे सिर्फ मेरा काम और मेरा मुनाफा चाहिए। शाम तक काम हो जाना चाहिए। मीरा के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जल रहे सम्मान के दिए बुझ गए। उसे अब समझ आ गया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो जो अपने निजी दायरे में और अपने वफादारों के लिए मसीहा जैसा था ताकि उसकी इमेज बनी रहे, और दूसरा वो असली चेहरा जो बाहरी दुनिया के लिए एक बेरहम, लालची और पत्थर दिल बिजनेसमैन का था। उसकी इंसानियत सिर्फ वहीं तक सीमित थी जहां उसका कोई बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक नुकसान न हो रहा हो। वो भारी कदमों से रसोई में वापस आई, लेकिन उसका मन अब किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ था। उसे लगने लगा कि जिस इंसान को वो परखने आई थी वो कांच से भी ज्यादा खतरनाक और नुकीला है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने तय किया कि वो इस घर से अभी नहीं जाएगी। वो देखना चाहती थी कि ये मसीहा और राक्षस का दोहरा खेल कहाँ तक जाता है और सिद्धार्थ की असलियत क्या है। रात के घने सन्नाटे में जब पूरा बंगला सो चुका था, मीरा अपनी उस छोटी सी कोठरी में बैठी सोच रही थी कि एक तरफ सिद्धार्थ की वो हमदर्दी भरी छुअन थी और दूसरी तरफ वो फोन पर दी गई खौफनाक धमकी। क्या इंसान वाकई इतना जटिल और खतरनाक हो सकता है? क्या वो सुबह की अच्छाई सिर्फ एक सोची समझी अदाकारी थी? मीरा ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली और उसमें लिखा, परख की आग अब और तेज होगी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो कड़वा सच है वो अक्सर अंधेरों में ही बाहर आता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तुम्हारी असलियत में दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सिद्धार्थ के आलीशान बंगले की खिड़कियों से टकराई तो मीरा की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। कल रात उसने सिद्धार्थ का वो दयालु रूप देखा था जहां उसने रामू काका की मदद की थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वो सख्त आवाज़ गूंज रही थी जो फ़ोन पर बस्ती उजाड़ने की धमकी दे रही थी। मीरा ने अपनी सूती साड़ी के पल्लू को कसकर बांधा और रसोई की ओर चल दी। आज उसे न केवल सफाई करनी थी बल्कि सिद्धार्थ के उस रहस्यमय व्यक्तित्व की गहराई तक पहुंचना था जो पल पल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। रसोई में निर्मला जी पहले से ही मौजूद थी और अपनी तीखी आवाज में अन्य नौकरों को निर्देश दे रही थी। जैसे ही उन्होंने गौरी को देखा, उनके चेहरे पर शिकन उभर आई। कहाँ मर गई थी कल शाम को? जरा सी ढील क्या दी? तुम लोग तो सर पर चढ़ने लगते हो। जाओ, पहले ऊपर वाले हॉल की झाड़ू लगाओ और फिर साहब के नाश्ते की मेज सजाओ। और सुन, अगर आज चाय का तापमान जरा भी कम हुआ तो तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगी। मीरा ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और काम पर लग गई। वो समझ रही थी कि इस घर में सम्मान केवल साहब को मिलता है, बाकी सब केवल मशीन के पुर्जे हैं। हॉल में झाड़ू लगाते समय मीरा की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी जो जिम से कसरत करके बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कल रात उसने कोई बहुत नेक काम किया हो। मीरा ने जानबूझकर उसके रास्ते में आकर सफाई करना शुरू किया। सिद्धार्थ उसके पास रुका और शांत स्वर में बोला, गौरी, आज शाम को घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है। शहर के कुछ बड़े बिल्डर्स और राजनेता आने वाले हैं। काम बहुत होगा तो तैयार रहना। और हाँ, रामू काका की तबीयत अब कैसी है? मीरा ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ वही मासूमियत थी जो कल रात दिख रही थी। उसने जवाब दिया, मालिक, राका का अब बेहतर है, लेकिन कल रात जो औरत गेट पर आई थी उसका बच्चा बहुत बीमार था। क्या आपको उसका ख्याल नहीं आया? सिद्धार्थ की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। उसके चेहरे की नरमी गायब हो गई और वो सख्त लहजे में बोला, गौरी, मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, सलाह देने के लिए नहीं। बिजनेस और जज्बात को अलग रखना सीखो, वरना इस दुनिया में कुचल दी जाओगी। जाओ, अपना काम करो।
दोपहर होते होते घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। मीरा, जो खुद ऐसी पार्टियों की शान हुआ करती थी, आज ट्रे लेकर मेहमानों को शरबत और नाश्ता परोस रही थी। उसने देखा कि सिद्धार्थ उन लोगों के बीच बैठा था जिन्हें वो यानी मीरा सिंघानिया के रूप में नफरत की निज़ारों से देखती थी। ये वही लोग थे जो गरीबों की ज़मीन हड़प कर अपनी तिजोरियां भरते थे। सिद्धार्थ उनके साथ हंस हंस कर बात कर रहा था और उसी बस्ती के प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहा था। सिद्धार्थ, सुना है वो बस्ती वाले अभी भी अड़े हुए हैं। अगर पुलिस से काम नहीं बन रहा तो बताओ, मैं अपने कुछ लड़कों को भेज दूं। एक मोटे और भद्दे दिखने वाले बिल्डर ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए खन्ना जी, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। कल सुबह तक वहाँ एक झोपड़ी भी नहीं बचेगी। विकास के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि क्या ये वही इंसान है जिसने रामू काका के घाव पर मरहम लगाया था? क्या एक इंसान के भीतर इतनी गंदगी और इतनी अच्छाई एक साथ रह सकती है? जैसे जैसे शाम ढली, पार्टी का शोर बढ़ता गया। मीरा को रसोई में काम करते हुए एक मौका मिला। उसने देखा कि सिद्धार्थ का स्टडी रूम खुला है। वो चुपके से अंदर दाखिल हुई। उसे लगा कि शायद वहाँ उसे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे सिद्धार्थ का असली चेहरा उसके पिता के सामने आ सके। उसने मेज़ पर रखी फाइलों को टटोलना शुरू किया। वहाँ ग्रीन वैली प्रोजेक्ट की फाइल थी। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। उस फाइल में उन सभी बस्ती वालों की लिस्ट थी और उनके नाम के आगे कुछ ऐसी रकम लिखी थी जो उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा थी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सिद्धार्थ उन्हें बेघर कर रहा है तो फिर उन्हें इतनी बड़ी रकम देने का वादा क्यों कर रहा है? तभी उसे फाइल के पीछे एक गुप्त दस्तावेज मिला। वो एक ट्रस्ट के कागजात थे। उस ट्रस्ट का नाम सिद्धार्थ की स्वर्गीय माँ के नाम पर था। उस दस्तावेज में लिखा था कि बस्ती की जमीन पर जो मॉल बनेगा उसका 40% मुनाफा वहां से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और उनके बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। सिद्धार्थ दुनिया के सामने एक विलन बन रहा था ताकि वो उन लोगों को एक स्थायी भविष्य दे सके। अगर वो खुलेआम उनकी मदद करता तो उसके बिजनेस पार्टनर्स और बोर्ड मेंबर्स उसे कभी ऐसा नहीं करने देते। वो अकेला इस भ्रष्ट तंत्र से लड़ रहा था, लेकिन अपना तरीका बदलकर। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सिद्धार्थ अंदर आया। मीरा को वहां देखकर वो सन्न रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। गौरी, तुम यहाँ मेरी फाइलों के साथ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि इन चीज़ों से दूर रहना। मीरा ने फाइल मेज़ पर रखी और उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब शक नहीं बल्कि एक अनकही प्रशंसा थी। मालिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दुनिया आपको गाली दे रही है, वो औरत आपको बदबुआ दे रही थी और आप चुपचाप उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। सच्चाई बहुत महंगी होती है गौरी। अगर मैं आज उन लोगों का साथ देता तो ये खन्ना जैसे लोग उन्हें मार डालते और ज़मीन छीन लेते। मुझे इनके जैसा बनना पड़ता ताकि मैं इनके बीच रहकर कमज़ोरों को बचा सकूं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? एक साधारण नौकरानी को बिजनेस की इन पेचीदगियों से क्या मतलब? मीरा को लगा कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है। वो थक चुकी थी इस गौरी के मुखौटे से। उसने सिद्धार्थ के करीब जाकर कहा, मैं साधारण नहीं हूँ सिद्धार्थ जी, और ना ही मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने आई थी। मेरा नाम गौरी नहीं, मीरा सिंघानिया है। सिद्धार्थ के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ की आंखों में जो भाव उभरे वे डर, गुस्से और धोखे के मिले जुले एहसास थे। मीरा सिंघानिया, राजीव सिंघानिया की बेटी? सिद्धार्थ की आवाज कांप रही थी। तो तुमने मेरा इम्तिहान लिया? तुमने मेरे घर में मेरी आंखों के सामने एक नाटक रचा? तुमने मुझे उस वक्त परखा जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था? तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा था? मीरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सिद्धार्थ, मेरी बात सुनिए। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं मीरा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे होने वाले रिश्ते की गरिमा को खत्म कर दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत ही जासूसी और झूठ से हुई हो, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिद्धार्थ को परख तो लिया था और वो उस परख में खरा भी उतरा था, लेकिन उस प्रक्रिया में मीरा खुद अपनी नज़रों में गिर गई थी। उसने एक हीरे को पहचानने के लिए उसे कीचड़ में फेंक दिया था। सिद्धार्थ ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा और कमरे से बाहर निकल गया। मीरा को एहसास हुआ कि उसने सत्य तो जान लिया, लेकिन उस सत्य को पाने की कीमत उसने अपना प्यार देकर चुकाई थी।
रात के अंधेरे में मीरा अपना छोटा सा झोला लेकर बंगले के गेट से बाहर निकल रही थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर उस आलीशान घर को देखा जहां वो एक नौकरानी बनकर आई थी और एक अपराधी की तरह जा रही थी। उसे अब अपने पिता का सामना करना था और ये बताना था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा वाकई एक फरिश्ता है, लेकिन वो फरिश्ता अब मीरा का कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ के ऑफिस के उस भारी सागवान के दरवाजे के बंद होने की आवाज मीरा के कानों में किसी बम के धमाके की तरह गूंजी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मीरा का मन उन यादों के बोझ से दबा जा रहा था जो उसने पिछले कुछ दिनों में गौरी बनकर जी थी। वो भीगते हुए सड़क पर अकेली चल रही थी। उसका कीमती रेशमी दुपट्टा कीचड़ में सन चुका था। उसके मन में रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि क्या एक सही उद्देश्य के लिए चुना गया गलत रास्ता कभी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसने सिद्धार्थ को परखने के लिए झूठ का सहारा लिया और आज वही झूठ उसके सामने एक ऐसी अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। मीरा जब सिंघानिया पैलेस पहुंची तो उसकी हालत देखकर वहां तैनात दरबान भी अपनी जगह से उछल पड़े। वो सीधी अपने पिता राजीव सिंघानिया के निजी स्टडी रूम में गई। राजीव जी किसी नए हाईवे प्रोजेक्ट की फाइलों में डूबे थे, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे का पीलापन और उसकी आंखों की वीरानी देखकर उन्होंने कलम एक तरफ रख दी। मीरा, ये क्या हालत बना रखी है? तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थी? और ये कीचड़ और आंसू, क्या हुआ सिद्धार्थ के यहाँ? क्या उसने तुम्हारी असलियत जान ली? मीरा ने एक गहरी और ठंडी सांस ली और सोफे पर गिरते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे। पापा, उसने मेरी सच्चाई जान ली, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने उसकी सच्चाई जान ली। सिद्धार्थ वो नहीं है जो दुनिया उसे समझती है। वो तो एक ऐसा मसीहा है जो खुद को पत्थर दिल दिखाकर भी दूसरों के घर बसा रहा है। वो अपनी स्वर्गीय माँ के पुश्तैनी गहने और अपनी जिंदगी भर की सारी बचत उस बस्ती के लोगों के पुनर्वास के लिए चुपचाप खर्च कर रहा है। और मैंने उसके इसी निस्वार्थ स्वभाव पर शक किया। मीरा की आवाज़ भावनाओं के आवेग में भर्रा गई। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं पापा। उसने कहा कि जिस प्रेम की बुनियाद ही जासूसी और फरेब पर रखी गई हो, वो रिश्ता किसी भी कीमत पर सम्मान के काबिल नहीं होता। राजीव सिंघानिया अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर गिरते पानी को देखने लगे। मीरा, स्वाभिमानी पुरुष कभी अपने चरित्र पर संदेह बर्दाश्त नहीं करता। सिद्धार्थ ने जो किया वो उसकी गरिमा के अनुरूप ही था, लेकिन अब पछतावे में आंसू बहाने का समय नहीं है, अब प्रायश्चित का समय है। अगर सिद्धार्थ नेक है और वो सच में अकेला लड़ रहा है तो तुम्हें उसकी ढाल बनना होगा। मुझे बिजनेस जगत के गलियारों से खबर मिली है कि सिद्धार्थ के अपने ही पार्टनर उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। अगले कुछ दिन मीरा के लिए आत्ममंथन और कड़े संघर्ष के दिन थे। उसने सिंघानिया ग्रुप के अपने तमाम खुफिया सूत्रों और वकीलों को सक्रिय कर दिया। उसे पता चला कि सिद्धार्थ का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर विक्रम खन्ना बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक गुप्त तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। खन्ना का तर्क ये था कि सिद्धार्थ की अत्यधिक चैरिटी कंपनी के मुनाफे को दीमक की तरह चाट रही है। वो चाहता था कि सिद्धार्थ को मानसिक रूप से अस्थिर या व्यावसायिक रूप से लापरवाह घोषित करके सीईओ के पद से हटा दिया जाए। खन्ना का असली मकसद उस बस्ती की जमीन पर गरीबों के घर बनाना नहीं, बल्कि वहां एक विशाल लग्जरी कसीनो और आलीशान नाइट क्लब बनाना था, जिससे वो करोड़ों की काली कमाई कर सके। मीरा ने तय किया कि वो सिद्धार्थ के सपनों को टूटने नहीं देगी। उसने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, जो उसकी मां ने वसीयत के रूप में उसके नाम छोड़ी थी, उसे पूरी तरह से दांव पर लगा दिया। उसने चुपके से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के उन शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया जो बोर्ड में वोटिंग की ताकत रखते थे। वो जानती थी कि आने वाली बोर्ड मीटिंग में सिद्धार्थ को बचाने के लिए उसे वित्तीय शक्ति की जरूरत होगी। वो दिन रात फाइलों, कानूनी दस्तावेजों और जटिल वित्तीय आंकड़ों में डूबी रही। इस दौरान उसने खन्ना के उन पुराने और काले कारनामों के भी सबूत जुटाए जिनमें वो विदेशी शेल कंपनियों के जरिए रिश्वत लेकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहा था। मीरा ने इन कुछ दिनों में खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वो अब वो चुलबुली और जिद्दी मीरा नहीं थी, ना ही वो असहाय नौकरानी गौरी। वो अब एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उभरी थी। उसने सिद्धार्थ के वफादार निजी सचिव राहुल से एक गुमनाम कैफे में मुलाकात की। राहुल, मुझे बोर्ड मीटिंग के हर एक सेकंड का अपडेट चाहिए। सिद्धार्थ जी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पर्दे के पीछे से ये सब कर रही हूँ। वो बहुत स्वाभिमानी है, वे मेरी मदद कभी स्वीकार नहीं करेंगे और शायद गुस्से में मुझे वहां से निकाल भी दें।
आखिरकार बोर्ड मीटिंग का वो निर्णायक दिन आ ही गया। मल्होत्रा कॉरपोरेशन के बोर्ड रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ मेज के एक छोर पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत उदासी थी, वो शांति जो अक्सर सब कुछ खो देने के बाद आती है। विक्रम खन्ना दूसरी तरफ बैठा अपनी संभावित जीत पर मन ही मन अट्टहास कर रहा था। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है। तुमने कंपनी के करोड़ों रुपए एक ऐसी बस्ती पर बर्बाद किए जो व्यावसायिक रूप से हमारे लिए बेकार है। तुमने शेयर होल्डरों के विश्वास को तोड़ा है। अब सम्मानजनक तरीका यही है कि तुम अपना इस्तीफा अभी इसी वक्त सौंप दो। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने कांपते हाथों से पेन उठाया, बोर्ड रूम का भारी दरवाजा एक झटके के साथ खुला। मीरा सिंघानिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल सत्य के पक्ष में खड़े होने पर आती है। इस्तीफा सिद्धार्थ जी नहीं, बल्कि विक्रम खन्ना देंगे। मीरा की आवाज हॉल के ऊंचे गुंबदों से टकराकर वापस आई। बोर्ड के सभी सदस्य अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। मीरा सिंघानिया, यहाँ आपका क्या काम? ये हमारी कंपनी का अंदरूनी मामला है, खन्ना ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने मेज पर एक मोटी फाइल पटकी। खन्ना जी, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के 18% शेयर अब सिंघानिया ग्रुप और मेरे पास हैं। एक मेजर शेयर होल्डर के तौर पर मुझे इस मीटिंग में न केवल बैठने का बल्कि फैसला सुनाने का भी पूरा हक है। और मेरे पास ये पुख्ता सबूत है कि कैसे खन्ना जी ने पिछले 4 सालों में कंपनी के फंड्स को अपनी निजी शेल कंपनियों में भेजा है। साथ ही उस बस्ती में जो आग लगी थी उसके पीछे खन्ना जी के पाले हुए गुंडों का हाथ था, जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ मौजूद है। मीरा ने प्रोजेक्टर चालू किया। स्क्रीन पर खन्ना के उन वित्तीय लेन देन का कच्चा चिट्ठा था जो उसने बहुत चालाकी से सफेद पोश बनकर छिपाए थे। बोर्ड के सदस्य जो अब तक खन्ना के इशारों पर नाच रहे थे, अचानक अपनी निष्ठा बदलने लगे। वो समझ गए कि सिद्धार्थ तो कंपनी की साख बचा रहा था, जबकि खन्ना उसे अंदर से खोखला कर रहा था। पुलिस की एक टीम पहले से ही मीटिंग रूम के बाहर खड़ी थी, जिसे राजीव सिंघानिया ने मीरा के निर्देश पर भेजा था। खन्ना को उसकी धोखाधड़ी और क्रापधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मीटिंग खत्म हुई। बोर्ड रूम खाली हो गया। सूरज की एक सुनहरी किरण खिड़की के भारी पर्दों को चीर कर अंदर आ रही थी। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठा मीरा को देख रहा था। उसके पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने उसे धोखा दिया था वही उसकी सबसे बड़ी रक्षक और उद्धारक बनकर उभरी है। तुमने ये सब क्यों किया मीरा? मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मीरा उसके करीब गई, लेकिन उसने वो सम्मानजनक दूरी बनाए रखी जो सिद्धार्थ के स्वाभिमान के लिए जरूरी थी। सिद्धार्थ जी, ये कोई एहसान नहीं था, ये एक भूल सुधार था। गौरी ने आपसे जो ईमानदारी और त्याग की भावना सीखी थी, मीरा ने बस उसका पहला कर्ज चुकाया है। आपने अपनी माँ की यादें दांव पर लगाई थी, मैंने बस अपनी जमींदारी दिखाई है। मीरा ने अपनी फाइलें समेटी और मुड़ने लगी। अब आपकी कंपनी और आपके गरीबों का सपना सुरक्षित है। मैं अब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा चेहरा आपको हमेशा उस धोखे की याद दिलाएगा। सिद्धार्थ अचानक खड़ा हुआ और उसने मीरा की कलाई पकड़ ली। उसकी आवाज में अब वो पुरानी कड़वाहट या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव था। रुको मीरा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सिर्फ एक बिजनेस और कुर्सी बचा लेना ही काफी है? खन्ना के जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अब और भी कठिन हो गया है। उन बस्ती वालों को केवल छत नहीं, बल्कि एक नया जीवन और सम्मान देना है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ये भारी काम तुम्हारे बिना अकेले कर पाऊंगा। सिद्धार्थ ने मीरा की आंखों में सीधे झांका। क्या तुम सिंघानिया ग्रुप की पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि उसी मीरा के तौर पर मेरे साथ काम करोगी जिसने रामू काका के घाव साफ करने के लिए अपने हाथों की कोमलता को त्याग दिया था? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सिद्धार्थ का हाथ कसकर थाम लिया। ये हाथ थामना केवल एक व्यावसायिक समझौता नहीं था, बल्कि 2 टूटे हुए विश्वासों का फिर से जुड़ना था। वे दोनों खिड़की के पास खड़े होकर उस शहर को देखने लगे जो अब उन्हें एक अलग नजरिए से दिख रहा था। उस शाम वे दोनों साथ में उसी बस्ती में गए जहां काम शुरू हो चुका था। बारिश थम चुकी थी और आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था। बस्ती के बच्चे उन्हें देखकर गौरी दीदी और साहब चिल्लाते हुए दौड़ कर आए। मीरा ने उस बीमार बच्चे को अपनी गोद में उठाया जिसे सिद्धार्थ ने अस्पताल पहुंचाया था। उसे अब समझ आया कि असली परख सिद्धार्थ की नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय की थी। उसने अपने अहंकार की आहुति देकर उस सच्चे प्रेम को पा लिया था जो केवल निस्वार्थ सेवा और सत्य की कोख से जन्म लेता है। सिद्धार्थ ने मीरा के कंधे पर अपना सिर टिकाया और धीरे से कहा,
परख खत्म हुई मीरा, अब निर्माण का समय है। एक ऐसे आशियाने का बनाने का जहां सिर्फ कंक्रीट की दीवारें ना हों, बल्कि अटूट भरोसे और निस्वार्थ प्रेम की महक हो। मीरा मुस्कुराई और ढलते सूरज की लालिमा उनके चेहरों पर एक नई सुनहरी और सच्ची उम्मीद की चमक बिखेर रही थी। कहानी का ये कठिन अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके संयुक्त जीवन की एक नई और महान गाथा की शुरुआत अभी हुई थी। विक्रम खन्ना की गिरफ्तारी ने बिजनेस जगत में एक बड़ा धमाका कर दिया था, लेकिन ये केवल एक युद्ध की समाप्ति थी, पूरे संघर्ष की नहीं। सिद्धार्थ और मीरा के लिए असली चुनौतियां अब शुरू हुई थी। खन्ना के जेल जाने के बाद बोर्ड के कुछ सदस्य, जो अब भी गुप्त रूप से उसकी नीतियों के समर्थक थे, सिद्धार्थ के नींव प्रोजेक्ट को भीतर से खोखला करने की साजिश रचने लगे। उनके लिए वो जमीन केवल मुनाफा कमाने की मशीन थी, जबकि सिद्धार्थ और मीरा के लिए वो सैकड़ों परिवारों की उम्मीद और उनकी साख का केंद्र बन चुकी थी। मीरा अब सिंघानिया ग्रुप की पूरी शक्ति के साथ सिद्धार्थ के बगल में खड़ी थी। उसने तय किया कि वो अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। वो रोज सुबह 5 बजे उठती और अपनी लग्जरी कार छोड़कर एक साधारण जीप में साइट पर पहुंच जाती। वहां की धूल, शोर और मजदूरों की आवाज़ों के बीच उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। मीरा ने खुद को एक सिविल इंजीनियर की तरह तैयार किया। वो ईंटों की बनावट, सीमेंट के मिश्रण और स्टील की मजबूती की बारीकी से जांच करती। उसे अब समझ आ रहा था कि एक इमारत केवल कंक्रीट से नहीं, बल्कि उन हजारों हाथों की मेहनत और पसीने से खड़ी होती है जो उसे दिन रात गढ़ते हैं। एक तपती दोपहर में जब मीरा मजदूरों के साथ बैठकर उनके भोजन की व्यवस्था देख रही थी, सिद्धार्थ वहां पहुंचा। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसने मीरा को किनारे ले जाकर कहा, मीरा, हमें एक बहुत बड़ी और अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस नेशनल कमर्शियल बैंक ने हमारे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का लिखित वादा किया था, उसने अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। खन्ना के बाहर बैठे समर्थकों ने बाजार में ये अफवाह फैला दी है कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से घाटे का सौदा है और इसमें निवेश करना डूबते जहाज पर सवार होने जैसा है। बैंक मैनेजर का कहना है कि वे अब हमारे क्रेडिट स्कोर पर दोबारा विचार कर रहे हैं। मीरा ने ठंडे पानी का एक गिलास सिद्धार्थ की ओर बढ़ाया और शांत स्वर में बोली, सिद्धार्थ, ये तो होना ही था। खन्ना जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपने जहरीले रसूख का इस्तेमाल करना जानते हैं। वे चाहते हैं कि फंड्स की कमी की वजह से निर्माण रुक जाए, लोग हमें छोड़ दें और हम हार मान लें। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि अब आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। सिंघानिया ग्रुप ने अपनी सारी साख और पूंजी इस प्रोजेक्ट पर दांव पर लगा दी है। अगर बैंक पैसा नहीं देगा तो हम सीधे जनता के पास जाएंगे। हम पब्लिक बॉन्ड्स और निजी निवेशकों के जरिए पूंजी जुटाएंगे। लोग उस इंसान पर जरूर भरोसा करेंगे जिसकी आंखों में ईमानदारी की चमक है और जिसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत है। सिद्धार्थ मीरा के इस अदम्य साहस को देख रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही चंचल और जिद्दी मीरा, जो कभी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी, आज इतनी परिपक्व और रणनीतिकार बन जाएगी। तुमने गौरी बनकर जो सादगी और संघर्ष सीखा था, वो आज तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन गई है मीरा। लेकिन रास्ता जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पथरीला है। खन्ना ने जेल के अंदर से ही हमारे मुख्य सप्लायर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। शहर के बड़े व्यापारियों ने हमें सीमेंट, लोहा और टाइल्स की सप्लाई देना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। मीरा की आंखों में एक नई विद्रोही चमक आ गई। उसने मेज पर रखे नक्शे को जोर से समेटा और कहा, तो क्या हुआ, हम उनके एकाधिकार को तोड़ेंगे। अगर बड़े सप्लायर्स मना कर रहे हैं तो हम छोटे शहरों के छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करेंगे। हम पर्यावरण के अनुकूल फ्लाई ऐश ईंटों और रिसाइकल स्टील का उपयोग करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को न केवल गरीबों के लिए एक छत बनाएंगे, बल्कि इसे पूरे देश का सबसे टिकाऊ और इको फ्रेंडली हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये खन्ना के पुराने ढर्रे के बिजनेस पर हमारा सबसे बड़ा नैतिक तमाचा होगा। अगले 1.5 महीने तक मीरा और सिद्धार्थ ने दिन रात एक कर दिए। वो छोटे शहरों में घूमे, नए सप्लायर्स से मिले और तकनीक का ऐसा सहारा लिया जिसने लागत को कम कर दिया। लेकिन चुनौती केवल बिजनेस तक सीमित नहीं थी। बस्ती के भीतर भी खन्ना के गुंडे अफवाहें फैला रहे थे। वे लोगों को भड़का रहे थे कि सिद्धार्थ उन्हें इन नए फ्लैट्स में रहने नहीं देगा, बल्कि उन्हें शहर से 50 किलोमीटर दूर किसी कचरे के ढेर के पास शिफ्ट कर देगा। एक शाम जब सिद्धार्थ और मीरा बस्ती में एक खुली सभा करने पहुंचे तो वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। कुछ युवक हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर खड़े थे। हमें तुम अमीर लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। तुम हमें यहाँ से हटाकर मॉल बनाना चाहते हो। ये सब नाटक है। एक युवक ने सिद्धार्थ की ओर पत्थर फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा गार्डों ने सिद्धार्थ को घेर लिया, लेकिन मीरा ने उन्हें किनारे हटने का इशारा किया।
वो निडर होकर माइक के सामने आई और उन लोगों की आंखों में सीधे झांका। आप सबको मुझ पर शक करने का पूरा अधिकार है। मीरा की आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी जिसने शोर को शांत कर दिया। क्या आप उस इंसान को इतनी जल्दी भूल गए जिसने अपनी माँ के पुश्तैनी गहने गिरवी रख दिए ताकि आपके बच्चों की बिजली और पानी का कनेक्शन न कटे? मैं गौरी बनकर महीनों आपके बीच रही हूँ। मैंने आपके बर्तनों की कालिक साफ की है, आपकी फटी हुई चटाइयों पर बैठकर चाय पी है और आपके हर छोटे बड़े दुख को करीब से महसूस किया है। क्या आपको लगता है कि आपकी वही गौरी कभी आपको बेघर करने का पाप करेगी? बस्ती में अचानक सन्नाटा छा गया। वे लोग गौरी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो लड़की जो आज करोड़ों की वारिस बनकर उनके सामने खड़ी थी, कभी उनके बच्चों को पढ़ाती थी और उनके साथ जमीन पर बैठकर सुख दुख साझा करती थी। धीरे धीरे लाठियां नीचे होने लगी और पत्थर जमीन पर गिर गए। मीरा आगे बढ़कर उसी बीमार बच्चे की माँ का हाथ पकड़ा और नम आंखों से कहा, चाची, ये घर आपके हक के हैं। हम केवल कंक्रीट की इमारतें नहीं बना रहे, हम आपकी खोई हुई गरिमा और आपके बच्चों का भविष्य वापस ला रहे हैं। बस एक आखिरी बार हम पर भरोसा कीजिए। उस भीड़ के बीच से पुराने वफादार नौकर रामू काका बाहर निकले। उन्होंने सिद्धार्थ और मीरा के सर पर हाथ रखा और गरजती आवाज में कहा, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। मैंने सिद्धार्थ बाबू की उस तड़प को देखा है जो केवल अपनों के लिए होती है। जो खन्ना आज हमें भड़का रहे हैं, वे कल तक हमें कीड़ा मकोड़ा समझते थे। हम इन बच्चों के साथ हैं। बस्ती के लोगों का ये भरोसा जीतना उनकी सबसे बड़ी नैतिक जीत थी, जिसने खन्ना की आखिरी चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन दुश्मनों का प्रहार अभी खत्म नहीं हुआ था। खन्ना के लोगों ने अब मीरा को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अगर मीरा को रास्ते से हटा दिया जाए या उसे डरा दिया जाए तो सिद्धार्थ मानसिक रूप से टूट जाएगा और प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ देगा। एक काली रात को जब मीरा ऑफिस का काम खत्म करके देर से घर लौट रही थी, उसकी कार का पीछा 3 अज्ञात एसयूवी गाड़ियों ने शुरू कर दिया। ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हमलावर उसे चारों ओर से घेर चुके थे। शहर के सुनसान आउटर रिंग रोड पर मीरा की कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई। कार अनियंत्रित होकर एक बिजली के खंभे से जा टकराई और मीरा के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वो बेहोश हो गई। हमलावर उसे कार से बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। सिद्धार्थ, जिसे मीरा की रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग से कुछ अनहोनी का आभास हो गया था, पुलिस बल के साथ सही समय पर वहां पहुंच गया। एक भीषण मुठभेड़ और भागदौड़ के बाद हमलावर पकड़े गए, जिनसे खन्ना के सीधे संबंध उजागर हुए। जब मीरा को 2 दिन बाद अस्पताल की आईसीयू में होश आया तो उसने सिद्धार्थ को अपने बेड के बगल वाली कुर्सी पर बैठा पाया। सिद्धार्थ की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर कई दिनों की थकान थी और उसके हाथ मीरा का हाथ थामे कांप रहे थे। मीरा, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से ही मर चुका था। ये सब मेरी जिद की वजह से हो रहा है। शायद खन्ना सही था। मेरी ये आदर्शवादी लड़ाई मेरे अपनों की जान को जोखिम में डाल रही है। मुझे ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, सिद्धार्थ ने रुआसे स्वर में कहा। मीरा ने कमजोर लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में सिद्धार्थ की हथेली को दबाया। सिद्धार्थ, ये लड़ाई अब केवल तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये उन सैकड़ों परिवारों के सपनों की है जिन्होंने हमारे भरोसे अपनी झुग्गियां छोड़ दी हैं। और अगर सच के लिए, न्याय के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़े तो वो सौदा कभी बुरा नहीं होता। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। खन्ना की ये कायराना हरकतें ये बता रही हैं कि वो अंदर से बुरी तरह डर चुका है। और याद रखना, डरा हुआ इंसान ही अपना आखिरी और सबसे कमजोर हमला करता है। हमारी जीत अब बहुत करीब है। सिद्धार्थ ने मीरा के माथे को चूमा। उस निशब्द पल में उनके बीच का प्रेम शारीरिक आकर्षण से बहुत ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक समर्पण में बदल गया था। वे अब केवल प्रेमी नहीं, बल्कि 2 ऐसी आत्माएं बन चुकी थीं जो समाज की गंदगी को साफ करने का सामूहिक संकल्प ले चुकी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मीरा ने आराम करने के बजाय फिर से कंस्ट्रक्शन साइट का रुख किया। उसकी पट्टियां और उसके जख्म मजदूरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उन्होंने और भी अधिक जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। उधर जेल के भीतर विक्रम खन्ना का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। मीरा द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके कई अन्य बेनामी संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डों पर छापे मारे। उसके वफादार साथी अब सरकारी गवाह बन चुके थे। खन्ना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक जासूस लड़की और एक आदर्शवादी लड़का उसके बरसों पुराने खौफ के साम्राज्य को कुछ ही हफ्तों में मटिया मेट कर देंगे। प्रोजेक्ट नीव का पहला चरण अब पूर्णता की ओर था। गृह प्रवेश की तारीख तय की गई। सिद्धार्थ और मीरा ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने उद्घाटन के लिए किसी बड़े राजनेता या अभिनेता को बुलाने के बजाय बस्ती के सबसे बुजुर्ग और ईमानदार व्यक्ति रामू काका को मुख्य अतिथि बनाया। वो दिन पूरे शहर के लिए एक उत्सव जैसा था।
मीडिया के कैमरे और ड्रोन उस बस्ती के ऊपर मंडरा रहे थे जो कभी कीचड़, बीमारी और अपराध का पर्याय मानी जाती थी, लेकिन आज वहां आधुनिक, भूकंप रोधी और रंगीन फ्लैट्स की एक कतार खड़ी थी। जब रामू काका ने कांपते हाथों से पहले घर का फीता काटा और चाबी एक विधवा महिला को सौंपी, तो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें नम थीं। सिद्धार्थ और मीरा एक कोने में खड़े होकर इस दृश्य को मौन होकर देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता बैंक बैलेंस के अंकों में नहीं, बल्कि उन चेहरों की वास्तविक मुस्कुराहट और दुआओं में है जिसे समाज ने अदृश्य मानकर ठुकरा दिया था। हमने वास्तव में कर दिखाया मीरा, सिद्धार्थ ने मीरा के कान में धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरा संतोष था। मीरा ने सिद्धार्थ की ओर देखा और उसकी आंखों में झांका। अभी तो ये केवल एक छोटी सी शुरुआत है सिद्धार्थ, अभी ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स और लाखों जिंदगियां हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन आज मुझे एक सत्य पूरी तरह समझ आ गया है, परख केवल दूसरों के चरित्र की नहीं होती। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें खुद को परखना पड़ता है कि हम सही के लिए कितना गिर सकते हैं और कितना ऊपर उठ सकते हैं। हमने खुद को पा लिया है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने मीरा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और वे दोनों उस ढलते सूरज की सुनहरी और पवित्र रोशनी में अपने नए कल की ओर देखने लगे। उनके रास्ते में अभी और भी कई पहाड़ आने वाले थे, लेकिन अब वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के विश्वास के साथ हैं, दुनिया का कोई भी चक्रव्यूह उन्हें तोड़ नहीं सकता। प्यार, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा का ये संगम अब एक कालजयी महागाथा बन चुका था, जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियां सदियों तक देंगी। प्रोजेक्ट नीव की सफलता ने न केवल सैकड़ों परिवारों को छत दी थी, बल्कि इसने पूरे देश के कॉर्पोरेट जगत की सोच को बदल कर रख दिया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा और मीरा सिंघानिया अब केवल बिजनेस पार्टनर नहीं थे, वे एक आधुनिक क्रांति के अग्रदूत बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे बाहरी चुनौतियां कम हो रही थी, उनके भीतर एक अलग तरह का मौन घर कर रहा था। वो मौन था भविष्य के उस रिश्ते का जिसकी शुरुआत एक झूठ से हुई थी, जो परख की आग से गुजरा था और अब समर्पण की मंजिल पर खड़ा था। गृह प्रवेश के एक हफ्ते बाद जब बस्ती में रौनक लौट आई थी और लोग अपने नए घरों में बस चुके थे, मीरा ने खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया। उसने अपना काम बखूबी निभाया था। उसने सिद्धार्थ की कंपनी बचाई, उसकी साख बचाई और एक असंभव प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला। लेकिन उसके मन के एक कोने में अब भी वो डर था कि क्या सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह माफ किया है? क्या वो गौरी का मुखौटा अब भी उनके बीच एक परछाई बनकर खड़ा है? उसी शाम सिद्धार्थ ने मीरा को शहर से दूर एक पुरानी बावड़ी के पास बुलाया। ये वही जगह थी जहां सिद्धार्थ अक्सर अपनी माँ की याद में अकेले बैठने आता था। जब मीरा वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरी बावड़ी मिट्टी के दियों से जगमगा रही थी। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई महंगी सजावट नहीं थी, बस एक रूहानी शांति थी। सिद्धार्थ वहां एक पत्थर की मुंडेर पर बैठा आकाश में उभरते सितारों को देख रहा था। तुमने बुलाया सिद्धार्थ? मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक झिझक थी। सिद्धार्थ उठा और मीरा के करीब आया। उसने मीरा के हाथों को अपने हाथों में लिया। मीरा ने देखा कि उसके हाथों के विछाले जो बर्तन धोने से हुए थे अब मिट चुके थे, लेकिन उनकी यादें अब भी ताज़ा थीं। मीरा, जब तुम पहली बार मेरे घर में गौरी बनकर आई थी तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक मजबूर लड़की हो। फिर जब तुम्हारी सच्चाई सामने आई तो मुझे लगा कि तुम एक अहंकारी अमीर लड़की हो जो भावनाओं के साथ खेलती है, सिद्धार्थ ने गहराई से कहा। लेकिन इन पिछले कुछ महीनों में जब मैंने तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे सपनों के लिए लड़ते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि गौरी और मीरा अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में सादगी है तो दूसरे में साहस। मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, वो नहीं जो हमारे माता पिता ने तय किया था और वो भी नहीं जो बिजनेस की जरूरतों ने तय किया था। मैं उस गौरी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ जिसने मेरे घर की सफाई की, और उस मीरा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ जिसने मेरी रूह की रक्षा की। क्या तुम अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे साथ शुरू करोगी? मीरा ने बिना एक पल गवाई सिद्धार्थ को गले लगा लिया। उस सुनसान बावड़ी में दियों की रोशनी में दो आत्माओं ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वहां न कोई जासूस था, न कोई मालिक, वहां सिर्फ दो सच्चे इंसान थे। कुछ ही दिनों बाद सिंघानिया और मल्होत्रा परिवार ने उनके विवाह की घोषणा की। पूरा शहर इस विवाह का इंतजार कर रहा था। लोगों को लगा था कि ये एक भव्य करोड़ों की डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जहां दुनिया भर के अमीर और रसूखदार लोग आएंगे। लेकिन मीरा और सिद्धार्थ ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि उनकी शादी का मंडप कहीं और नहीं बल्कि उसी बस्ती के बीचों बीच सजेगा जहां उन्होंने प्रोजेक्ट नीव बनाया था। शादी का दिन ऐतिहासिक था।
कोई बड़ा 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि बस्ती का वो खुला मैदान फूलों से सजाया गया था। मीरा ने लाल रंग का एक सादा लेकिन बेहद खूबसूरत रेशमी जोड़ा पहना था, जो उसी बस्ती की एक महिला ने अपने हाथों से बुना था। सिद्धार्थ ने एक साधारण शेरवानी पहनी थी। बाराती कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वे सैकड़ों परिवार थे जिनके लिए सिद्धार्थ और मीरा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब फेरे शुरू हुए तो मंत्रों की आवाज के साथ साथ बस्ती के लोगों की दुआएं भी हवा में गूंज रही थीं। रामू काका ने कन्यादान की रस्म में मीरा के पिता का साथ दिया। वो दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। शादी के बाद सिद्धार्थ और मीरा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा नीव फाउंडेशन को दान कर दिया, जो अब केवल घर ही नहीं बल्कि पूरे देश में गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने का काम करेगा। विवाह के बाद के दिन उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आए। विक्रम खन्ना जेल में था, लेकिन उसके द्वारा फैलाया गया भ्रष्टाचार का जाल अब भी कहीं कहीं मौजूद था। कई अन्य बिल्डर्स सिद्धार्थ के मॉडल से डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर सिद्धार्थ सफल हो गया तो उनकी मुनाफाखोरी की दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने सिद्धार्थ की नई परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी अड़चनें डालनी शुरू कर दी। लेकिन अब मीरा और सिद्धार्थ एक अभेद्य दीवार बन चुके थे। मीरा ने कानूनी मोर्चा संभाला और सिद्धार्थ ने जमीनी हकीकत। वे गांव-गांव गए, किसानों से बात की और उन्हें समझाया कि विकास का मतलब विनाश नहीं होता। उन्होंने एक ऐसा कोऑपरेटिव मॉडल पेश किया जहां जमीन के मालिक किसान भी प्रोजेक्ट के हिस्सेदार बनते थे। उनकी इस तरीका के कारण अब विरोधियों के मुंह बंद हो गए। साल बीत गए। मल्होत्रा सिंघानिया साम्राज्य अब देश का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित बिजनेस हाउस बन चुका था। लेकिन मीरा और सिद्धार्थ नहीं बदले। वे आज भी हर रविवार उसी बस्ती में जाते और लोगों के साथ समय बिताते। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा था। मीरा उसे अक्सर वही कहानियां सुनाती कि कैसे उसकी माँ एक बार गौरी बनकर उसके पिता के घर गई थी। कहानी के इस अंतिम मोड़ पर सिद्धार्थ और मीरा अपनी एनिवर्सरी मनाने उसी पुरानी बावड़ी पर गए। रात का समय था और चांदनी बिखरी हुई थी। सिद्धार्थ ने मीरा का हाथ थामकर कहा, मीरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुमने वो परख न की होती तो क्या हम आज यहाँ होते? शायद हम एक औपचारिक रिश्ते में होते जहाँ प्यार से ज्यादा समझौता होता। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परख कड़वी थी सिद्धार्थ, लेकिन उसने हमारे बीच के सारे झूठ को जलाकर राख कर दिया। उस आग से जो निकला वो कुंदन जैसा शुद्ध प्रेम था। मैंने तुम्हें परखा था, लेकिन सच तो ये है कि उस परख ने मुझे ही पूरी तरह बदल दिया। सिद्धार्थ ने मीरा को अपने करीब खींचा। तुमने सही कहा था, जीवन एक निरंतर निर्माण है। ईंटों के घर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन विश्वास का घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और मुझे खुशी है कि मेरा वो घर तुम्हारे साथ बना है। दूर क्षितिज पर सूरज उगने की तैयारी कर रहा था। एक नई सुबह, एक नया संकल्प और एक अटूट विश्वास की सुबह। उनकी महागाथा अब शब्दों से निकलकर हजारों लोगों की जिंदगियों में समा चुकी थी। सिद्धार्थ और मीरा ने साबित कर दिया था कि जहां सत्य और करुणा का मिलन होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी परख अब एक मिसाल बन चुकी थी, इस बात की कि प्यार केवल पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के योग्य बनना है। और सिद्धार्थ और मीरा एक दूसरे के योग्य साबित होकर अमरता की ओर बढ़ चुके थे।